आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी वाकई में अपने आप में अजब गजब है और अनोखी कहानी है। अगर हम इसे भारत के इतिहास की ऐसी पहली कहानी कही कि किसी ठग को किसी ठग ने ठग लिया, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठग खुद ठगी का शिकार हो जाता है और ये कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। जब लोगों के पास से कहानी पहुंचती है तो लोग कहने लगते हैं कि कानपुर के उस लड़के को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, जिसने वाकई में सामने वाले को चारे खाने चित्त कर दिया है और एक बेहतरीन संदेश दिया है। आज की कहानी संदेश देगी और आपको एक हिम्मत पैदा करेगी कि आप कभी भी जो ठगी का शिकार होने से आराम से बच सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है, बर्रा विश्व बैंक। दरअसल यही का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक फोन पहुंचता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं सीबीआई से आनंद तिवारी बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत अश्लील वीडियो देखा करते हो तुम, और साथ ही तुम्हारे मेरे पास 36 अश्लील वीडियो हैं और 12 फोटो भी हैं। तुम्हारे खिलाफ हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है यहाँ पर, और आपका व्हाट्सएप नंबर का मैं उसको सेंड कर रहा हूँ। इतना वो कहता है और इतना कहने के बाद वो फ़ोन अपना कट कर देता है। और जैसे ही इस भूपेंद्र सिंह के पास ये एफआईआर कॉपी आती है तो उसका बकायदा उसमें नाम लिखा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी कुछ देर बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है और दोबारा फ़ोन आने के बाद सारे सीबीआई ऑफिसर जो कि आनंद तिवारी, वो कहता है कि देखा आपने किस तरीके से। अब इस तरीके की जो एफआईआर काफ़ी देखने के बाद जो भूपेंद्र सिंह होता है वो थर थर काँपने लगता है। इधर से धमकी दी जाती है कि यही बात तुम्हारी माँ, बाप, भाई, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को जब पता चलेगी, तो तुम्हारे करतूतों के बारे में जब पता चलेगा तो शायद तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके की बात सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है, यानी कि भूपेंद्र सिंह रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, दरअसल मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ। यदि ये बात मेरी माँ, मेरे पिता को पता चल गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मेरा तो घर से निकलना भी दुर्बर हो जाएगा। इस तरीके की बात जब उस लड़के ने कहने शुरू की तो उसने कहा, ठीक है तुम परेशान मत हो, 12वीं के स्टूडेंट हो। जब ये बात सुनी जाती है तो कहते हैं कि ठीक है, तुम 16,000 रुपये का इंतज़ाम कर लो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16,000 रुपये की इंतज़ाम की जब बात आती है तो वो लड़का कहता है कि साहब मैं 16,000 रुपये कहाँ से लेकर के आऊँगा, वैसे भी मैं 12वीं का छात्र हूँ और आप मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब बात ऐसे ही छोड़ने की आती है तो सामने वाला जो ऑफिसर होता है वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तभी उसे याद आता है, एक कहानी उसको याद आती है। दरअसल वो कहता है कि मैंने कुछ महीनों पहले अपने ही घर से एक सोने की चैन चोरी करी थी और उस सोने की चैन चोरी करने के बाद एक सुनार है, मैं उसके यहाँ पर वो चैन गिरवी रख करके आ गया था। अब ये बात जब सामने वाला सुनता है तो वो कहता है कि मैं क्या करूँ इसमें अब। तो वो कहता है कि वो चैन की अगर हम बाज़ार में बेचते हैं या फिर उसकी बात करते हैं तो लगभग 40,000 रुपये की चैन वो बिकेगी। इसीलिए सर उस चैन को वहाँ से हमको छुड़ाना पड़ेगा। यदि मैंने वहाँ चैन बेची तो बात मेरे घर तक पहुँच जाएगी, और घर तक इसलिए पहुँच जाएगी क्योंकि वो मेरे दोस्त के पापा की दुकान है। जैसे ही साइबर ठग ने बात सुनी, साइबर ठग ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि साहब 3,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं 3,000 रुपये उस सुनार को दूंगा और वहाँ से चैन उठा लूँगा और उसके बाद उस चैन को किसी दूसरे को बेच करके जो आपके पैसे हैं वो आपको दे दूँगा, बाकी पैसे मैं अपने पास रख लूँगा। ये साइबर ठगी वाला जो होता है, जो ये ऑफिसर होता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम अपना फ़ोन पे नंबर या फिर जो भी नंबर है तुम्हारा वो दे दो, मैं उस पर तुमको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 3,000 रुपये 6 मार्च 2025 को ये ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने के बाद वो इंतज़ार करने लगता है कि आखिरकार अब 7 तारीख को फिर दोबारा फ़ोन करता है कि तुमने वो काम किया कि नहीं किया।
फिर उसने कहा कि सर मैंने चेन छुड़ा ली है, आप देख सकते हैं। उसका फ़ोटो भी बाकायदा वो भेजता है और फ़ोटो भेजने के बाद दिखाता है चेन तो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन आपको तो पैसे की ज़रूरत थी, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वह एक दूसरे सुनार के पास जाता है और दूसरे सुनार के जाने के बाद उस चैन को गिरवी रख देता है। और गिरवी यानी कि वो उसे बेचना चाह रहा था। जैसे उस चैन को वो बेच रहा था तो सुनार ने कहा कि ये तुम शायद चोरी कर करके लेकर के आए हो और इसलिए तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते। वो किसी तरकीब से तो वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन चैन उसकी उसकी मिलती नहीं है। अब वो सुनार वहाँ पर कहता है कि अगर चैन आपको चाहिए तो या तो माँ कर लेकर के आओ या फिर पिता को लेकर के आओ। उधर जो सीबीआई का ऑफिसर था उसने फिर से फ़ोन किया तो उसने पूरी कहानी बताई कि जो दूसरे सुनार के पास में गया था, उस सुनार की बेचने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने चैन को अपने पास रख लिया। उससे वो कहता है कि चैन आपको एक ही शर्त पर मिलेगी, या तो माँ का लेकर कर आ या फिर अपने पापा को लेकर के आओ। अब वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब अब मैं क्या करूं, मेरी चैन भी हाथ से निकल गई है और माँ बाप को मैं लेकर के जा नहीं सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। फिर वो कहता है कि किस तरीके की आपको मदद चाहिए, तो वो साफ साफ कहता है कि मदद की क्या है, आप मेरे पिता बन करके उस सुनार से बातचीत कर लेना। सुनार से आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि वो चैन मुझे वापस कर दे या फिर चैन के पैसे मुझे दे दे। जब इस तरीके की बात आती है तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वहाँ सुनार के पास जाओ तो मेरी तुम उससे बातचीत कराना। अब जैसे वो सुनार के पास जाता है तो सुनार से वो बातचीत करता है और सुनार बातचीत करता है और कहता है कि इस छोटे से बच्चे को चैन दे करके आपने भेज दिया है, ये चोरी करके फिर क्या है, फिर कहाँ से आया, मैं कैसे बताऊँ, विश्वास करूँ। कुछ इस तरीके की बातें होती है उस सुनार के बीच में और जो सीबीआई का ऑफिसर होता है उसके बीच में। आखिरकार दोनों की फिर सहमति बन जाती है और सहमति बनती है, कुछ 3500 रुपये देने होते हैं कि आपको 3500 रुपये देने ही पड़ेंगे और 3500 रुपये देंगे तब हम आपकी चैन छोड़ देंगे। कुल मिला करके उसके खाते में यानी कि 3500 रुपये फिर से डाल दिए जाते हैं और 3500 रुपये डालने के बाद वो उस चैन को लेकर के फिर चला जाता है। आपकी बार उसने कहा कि मैं अब चैन को बेचूंगा नहीं, बल्कि चैन को मैं कुछ और सोचता हूँ। वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है और मैं एक परेशानी में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जब दोस्त कहता है कि ठीक है, इसके लिए एक रास्ता है, इसको अगर हम गोल्ड को जमा कर दें और उसके बदले में हम अगर लोन ले लें, यानी कि 1,10,000 रुपये का लोन इस पर आराम से मिल जाएगा। दोस्त के माध्यम से इस तरीके से बातचीत करते हैं। पूर्व उस व्यक्ति की यानी कि सीबीआई ऑफिसर का जब फ़ोन आता है तो सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हो चुकी है और इस चैन को रखने के बाद हमें 1,10,000 रुपये का लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल सकता है, इसलिए बस हमें अब वहाँ जाना है। अब ये यहाँ जाते हैं यानी कि गोल्ड लोन की दुकान पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी समझते हैं और कहानी समझने के बाद फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं जो ऑफिसर होता है। ऑफिसर कहता है कि क्या है, फिर कहता है कि ये कह रहे हैं कि आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो उसके एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए आपको 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इस तरीके की बात थी। उस ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चैन को आप दे दो और जो पैसे लगेंगे मैं उसको खाते में डाल देता हूँ। कुल मिलाकर के 3 या 4 बार में उन्होंने धीरे धीरे करके 9,500 रुपये उस व्यक्ति से ले लिए। अब उस व्यक्ति से यानी कि जो ऑफिसर था, वो सीबीआई का ऑफिसर था, उसने 3,000 रुपये एक बार, 3,500 एक बार और 3,000 एक बार, अब वो 9,500 रुपये दे चुका था। और उस लड़के ने अब एक तरीके से कन्नी से वो लड़का काटने लगता है, कन्नी काटने लगता है, तो इसके बाद फिर बचने की कोशिश कर रहा था और उधर से वो लगातार फ़ोन कर रहा था। तब उसने धमकाना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी एक बड़ी सीनियर ऑफिसर है, उनसे बात करेंगे और तुम देख लेना, तुम बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी लगातार मदद कर रहा हूँ, कदम कदम पर मदद कर रहा हूँ और तुम इसमें लापरवाही मत बरतो। लड़का जब भी बात करता था यानी कि भूपेंद्र जब भी बात करता था तो वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बात करता था, डरते हुए बात करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है।
उसकी उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास है। वो एक 12th का स्टूडेंट नहीं था। जिस सुनार की वो बात कर रहा था, वो सुनार जो बंदा था वो उसका एक दोस्त होता है, खास दोस्त, जो उसके साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। कभी वो सुनार बन जाता है तो कभी वो गोल्ड पर लोन देने वाला एक आदमी बन जाता है। और इसी तरीके से करते करते 3-4 दिन तक ये सिलसिला साइबर ठग करने वाले व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। और बातचीत के दौरान उसने उल्टा ही साइबर ठगी करने वाले को ही ठग लिया। और इसके बाद जो उसकी वीडियो और ऑडियो होती है, वो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और जैसे वो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसके बाद चाहे बड़े बड़े अखबार हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या फिर और अन्य अखबार हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है। और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। ये कुछ कहानी है, इस जो इन दोनों की बातचीत है उसका कुछ अंश भी है, जो वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं सर्च करके। यहाँ पर वो बहुत तेजी से वायरल होगा, आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो जरूर मिली होगी। आपने उस पूरा रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, उसके बाद अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरीके से उस लड़के ने एक ठगी करने वाले को उल्टा ठग लिया। और उसके बाद उसने डीसीपी के पास जाने के बाद एक पत्र दिया, यानी कि पात्रा पत्र दिया, और उसने कहा कि कुछ इस तरीके से मुझे धमकी दी जा रही है। अब इस मामले की वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जिसने ये ठगी के लिए कोशिश करी थी, हालांकि वो खुद ठगा गया है, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास न जाने कितने लोगों के पास प्रतिदिन के हिसाब से फोन आते हैं और बताया जाता है कि आपका बेटा फला जगह पकड़ा गया है, आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, आपके ईडी का पर छापा पड़ने वाला है। इस तरीके की नई नई कहानियां गढ़ी जाती है और लोगों को यहाँ पर ठगा जाता है। कुछ लोग होशियारी से काम लेते हैं, सतर्कता से काम लेते हैं, वो तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, वो अपना जमा पूंजी जो होती है वो सामने वाले को लुटा देते हैं। और वो लूटने वाला आराम से लूट करके निकल जाता है और उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ठगी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और पश्चिम बंगाल में अगर ये ठगी हुई है तो वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसलिए दूर दराज के लोगों को पूरे नेक्सस, पूरा इनका जो पूरा साथी जो होते हैं और इनका जो ग्रुप होता है वो पूरे इंतजाम के साथ चलते हैं, इनको पकड़ लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपका जागरूक होना, आपका सचेत होना बेहद ज़रूरी है, ताकि कभी कोई ठगी का शिकार ना हो सके। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये सब फैल रहा है। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि हर किसी के फ़ोन पर हमेशा ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। तो ऐसे फ़ोन आने पर डरे नहीं, बल्कि सावधान रहें और बहुत सतर्कता से कदम उठाएं। कोई भी फ़ोन आपके मोबाइल पर आता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उनसे फालतू बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको बस इतना ही करना है कि ऐसे नंबर पर जब कॉल्स आते हैं तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा बहुत महत्व रखता है और फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको याद रखनी है कि पैसा फ्री में तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि पैसे की जो कीमत होती है, जो इसका वो सरकार के पास आंकड़ा होता है, इसीलिए फ्री में कोई पैसे तो बांटने का किसी को अधिकार ही नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तो ये थी आज की सच्ची घटना।